नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आज 21 अगस्त, आज जन्मदिन है लेखिका इस्मत चुगताई का। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को हुआ था और उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 को। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। इन्हें हम इस्मत आपा के नाम से भी जानते हैं। ये उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थीं, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया था। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनकी लिखी एक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है हिंदुस्तान छोड़ दो। साहब मर गया। जयंत राम ने बाजार से लाए हुए सौदे के साथ ये खबर लाकर दी। साहब? कौन साहब? अरे वो काटरिया साहब था ना। अच्छा, वो काना साहब, जैक्सन। बेचारा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। काई लगी पुरानी, जगह जगह से खोड़ी हैंसी की तरह गिरती हुई दीवार के इस पार उघड़े हुए सीमेंट के चबूतरे पर सखूबाई पैर पसारे मराठी भाषा में बौन कर रही थी। उसके पास पीटू उकड़ू बैठा हिचकियों से रो रहा था। पीटू यानी पीटर, काले गोरे मेल का नायाब नमूना था ये पीटर। उसकी आंखें जैक्सन साहब की तरह नीली और बाल भूरे थे। रंग गेहुआ था जो धूप में जलकर बिल्कुल तांबे जैसा हो गया था। इसी खिड़की से मैं बरसों से इस अजीबोगरीब खानदान को देखती आई हूं। यहीं बैठकर मेरी जैक्सन से पहली मर्तबा बातचीत शुरू हुई थी। सन 42 का हिंदुस्तान छोड़ दो का हंगामा जोरों पर था। ग्रांट रोड से दादर तक का सफर मुल्क की बेचैनी का एक मुख्तसर मगर जानदार नमूना साबित हुआ था। मैगन रोड के नाके पर एक बड़ा भारी सा अलाव जल रहा था, जिसमें राह चलतों की टाइयां, हैट और कभी मूड आ जाता तो पतलूनें उतार कर जलाई जा रही थी। सीन कुछ बचकाना सही मगर दिलचस्प था। लच्छेदार टाइयां, नई तर्ज की हैट, इस्त्री की हुई पतलूनें बड़ी बेदर्दी से आग में झोंकी जा रही थी। फटे हुए चीथड़े पहने आतिशबाज नए नए कपड़ों को निहायत बेतकल्लुफी से आग में झोंक रहे थे। एक क्षण को भी किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आया कि किसी की नई गैरीडीन की पतलून को आग के मुंह में झोंकने के बजाय अपनी नंगी स्याह टांगों में ही चढ़ा ले। तब तक मिलिट्री की ट्रक आ गई थी, जिसमें से लाल भभू का थूतनिया वाले गोरे हाथों में मशीन गन संभाले धमाधम कूदने लगे। मजमा एकदम से फुड़ से ना जाने कहां उड़ गया था। मैंने ये तमाशा म्युनिसिपल दफ्तर के सुरक्षित हाथे से देखा था और मशीन गनें देखकर मैं जल्दी से अपने दफ्तर में घुस गई थी। रेल के डब्बों में भी अफरा तफरी मची हुई थी। बंबई सेंट्रल से जब रेल चली थी तो डिब्बे की 8 सीटों में से सिर्फ 3 सलामत थी। परेल आने तक वो तीनों भी उखेड़कर खिड़कियों के बाहर फेंक दी गई और मैं रास्ते भर खड़े खड़े दादर तक आई। मुझे उन छोकरों पर कतई कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था ये सारी रेलें, ये टाइयां, पतलूनें हमारी नहीं दुश्मन की है। इनके साथ हम दुश्मन को भी भून रहे हैं, उठाकर फेंक रहे हैं। मेरे घर के करीब ही सड़क पर बीचों बीच ट्रैफिक रोकने के लिए एक पेड़ का लंबा सा लट्ठा सड़क पर बेड़ा डालकर उस पर कूड़े करकट की अच्छी खासी दीवार खड़ी थी। मैं मुश्किलों से उसे फांद कर अपने फ्लैट तक पहुंची ही थी कि मिलिट्री की ट्रक रुक गई। उसमें से जो पहला गोरा मशीन गन लेकर धम से कूदा वो जैक्सन साहब ही थे। ट्रक की आमद की खबर सुनते ही सड़क पर रोक बांधने वाला दस्ता इधर उधर बिल्डिंगों में सटक गया था। मेरा फ्लैट क्योंकि सबसे निचली मंजिल पर था, लिहाजा कुछ बहुत से छोकरे एकदम रैला करके घुस गए। कुछ किचन में घुस गए, कुछ बाथरूम और टॉयलेट में दुबक गए। चूंकि मेरा दरवाजा खुला था, इसलिए जैक्सन 2 शस्त्रधारी गोरों के साथ मुझसे जवाब तलब करने आगे आ गया। तुम्हारे घर में बदमाश सिपाही है, उन्हें हमारे हवाले कर दो, जैक्सन बोला। पर मेरे घर में तो कोई नहीं, सिर्फ नौकर है, मैंने बड़ी लापरवाही से कहा था। वो अकड़ कर बोला, कौन है तुम्हारा नौकर? मैंने उन 3 छोकरों की तरफ इशारा करके कहा, ये तीनों। वो फिर बोला, और ये बाथरूम में कौन है?
मैंने हंसते हुए कहा, मेरी सास नहा रही है। लेकिन ये कहते हुए मुझे ये ख्याल भी आया कि पता नहीं मेरी सास इस वक्त होंगी कहाँ। जैक्सन फिर बोला, और टॉयलेट में कौन है? मैंने बोला, मेरी माँ होगी या शायद बहन हो, मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी भी बाहर से आई हूं। वो फिर अकड़ कर बोला, तो फिर तुमको कैसे मालूम हुआ कि बाथरूम में तुम्हारी सास है? मैंने बहुत लापरवाही से जवाब दिया, मेरे घर में दाखिल होते ही उन्होंने आवाज देकर मुझसे तौलिया मांगा था। वो अकड़ कर बोला, अपनी सास से कह दो सड़क रोकना जुर्म है। उसने दबी आवाज में कहा और अपने साथियों को, जिन्हें वो बाहर खड़ा कराया था, वापस ट्रक में जाने को कहा। वो गर्दन हिलाता हौले हौले मुस्कुराता हुआ चला गया। उसकी आंखों में अर्थपूर्ण जुगनू चमक रहे थे। जैक्सन का बंगला मेरे फ्लैट की चहारदीवारी से सटी जमीन पर था। पश्चिमी छोर पर समुद्र था। उसकी मेम साहब माँ दोनों बच्चों के इन दिनों हिंदुस्तान आई हुई थी। बड़ी लड़की वयस्क थी और छोटी 12-13 बरस की। मेम साहब सिर्फ छुट्टियों में थोड़े दिनों के लिए हिंदुस्तान आ जाती थीं। उनके आते ही बंगले का हुलिया ही बदल जाता था। नौकर चाकर चाक चौबंद हो जाते, अंदर बाहर पुताई होती, बाग में नए गमले मुहैया किए जाते और मेम साहब के जाते ही जिन्हें पास पड़ोस के लोग चुराना शुरू कर देते। कुछ को माली बेच डालता और दोबारा जब मेम साहब के आने का गलगला मचता तो साहब फिर विक्टोरिया गार्डन से गमले उठवा लाता। जितने दिन मेम साहब रहती, नौकर बावर्दी नजर आते। साहब भी यूनिफॉर्म डाले रहता या निहायत उम्दा ड्रेसिंग गाउन पहने साफ सुथरे कुत्ते के साथ लॉन और क्यारियों का बिल्कुल इस तरह मुआयना करता फिरता, गोया वो 100% यानी सचमुच साहब लोगों में से ही है। लेकिन मेम साहब के जाते ही वो इत्मीनान की सांस लेकर दफ्तर जाता। ड्यूटी के बाद निकर और बनियान पहने चबूतरे पर कुर्सी डाले बियर पिया करता। उसका ड्रेसिंग गाउन शायद उसका बहरा चुरा ले जाता। कुत्ते तो मेम साहब के साथ ही चले जाते। 2-4 देसी कुत्ते बंगले को यतीम समझकर उसके लॉन में डेरा डाल देते। मेम साहब जितने दिन रहती, डिनर पार्टियों का जोर रहता और वो सुबह ही सुबह 5 सुरों में अपनी आया को आवाज देती, आया। जी मेम साहब, आया। उसकी आवाज पर तड़प कर आया दौड़ती हुई जाती। लेकिन जब मेम साहब चली जाती तो लोगों का कहना था कि आया तो बेगम बन बैठी थी। वो उसकी गैर हाजिरी में एवजी भुगताया करती थी। फ्लोमिना और पीटू उर्फ पीटर इसी अस्थायी समर्पण के स्थायी प्रमाण पत्र थे। कुछ हिंदुस्तान छोड़ दो का हंगामा और कुछ मेम साहब उकता गई थी इस गंदे पिचपिचाते मुल्क और उसके वासियों से, इसलिए जल्दी ही वो वतन सिधार गईं। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात जैक्सन से इसी खिड़की के जरिए हुई। जैक्सन ने पूछा, तुम्हारा सास नहा चुका? उसने बंबई की जबान में कमीनेपन से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने भी कहा, हाँ साहब, नहा चुका था, खून का स्नान किया उसने। 14 बरस के चंद बच्चे कुछ ही दिन पहले हरि निवास पर जब गोली चली थी उसमें मारे गए थे। मुझे यकीन था कि उनमें से कुछ वही बच्चे होंगे जो उस दिन मिलिट्री की ट्रक आने पर मेरे घर में छिप गए थे। मुझे उस साहब से घिन आने लगी थी। ब्रिटिश साम्राज्य का जीता जागता हथियार मेरे सामने खड़ा उन बेगुनाहों के खून का मजाक उड़ा रहा था जो उसके हाथ से मारे गए थे। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं। उसकी कौन सी आंख शीशे की थी ये अंदाज लगा पाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वो शीशे वाली आंख विलायती थी, मक्कारी का आला नमूना थी। उसमें जैक्सन की सारी सफेद कौम की चालबाजी भरी हुई थी। उच्चता का दंभ दोनों ही आंखों में रचा हुआ था। मैंने धड़ से खिड़की के पट बंद कर दिए। मुझे सखूबाई पर बहुत गुस्सा आता था। सुअर की बच्ची सफेद कौम के जलील कुत्ते का तरने वाला बनी हुई थी। क्या खुद उसके मुल्क में कोड़ियों और हरामजादों की कमी थी जो मुल्क की गैरत के नीलाम करने पर वो तुली हुई थी? जैक्सन रोज शराब पीकर उसकी ठुकाई करता। मुल्क में बड़े बड़े मोर्चे फतह किए जा रहे थे। सफेद हाकिम बस कुछ दिनों के मेहमान थे। बस अब चल चलाओ है इनकी हुकूमत का, कुछ लोग यही कहते। अजी ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, इन्हें निकालना आसान नहीं है, कुछ दूसरे लोग अपनी राय देते।
इधर मैं मुल्क के नेताओं की लंबी चौड़ी तकरीरें सुनकर सोचती, कोई जैक्सन काने साहब का जिक्र ही नहीं करता। वो मजे से सख्खूबाई को झोंटे पकड़कर पीटता है, फ्लोमिना और पिट्टू को मारता है। आखिर जय हिंद का नारा लगाने वाले उसका कुछ फैसला क्यों नहीं करते? लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पिछवाड़े में शराब बनती थी, मुझे सब कुछ मालूम था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? सुना था अगर गुंडों की शिकायत कर दो तो ये जान लेने पे आतुर हो जाते हैं। वैसे मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि किससे रिपोर्ट करूं। सारी बिल्डिंग के नल दिन रात टपकते थे, नालियां सड़ रही थी, मगर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कहां किससे रिपोर्ट की जाती है। आसपास रहने वालों में भी किसी को नहीं मालूम था कि अगर कोई बज्जात औरत ऊपर से किसी के सर पर पूरे दिन का टिन उलट दे तो किससे शिकायत करे। ऐसे मौकों पर आमतौर पर जिसके सर पर कूड़ा गिरता वो मुंह ऊंचा करके खिड़कियों को गाली बकता, कपड़े झाड़ता और अपनी राह लेता। मैंने मौका पाकर एक दिन सख्खूबाई को पकड़ा और उससे पूछा, क्यों ये कमबख्त पाजी तुम्हें रोज पीटता है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? इस बात पर वो मुझसे बहस करने लगी। रोज कभी मारता माई? खैर वो महीने में 4-5 बार तो मारता है ना। हाँ मारता है भाई, सो हम भी साले को मारता है। ये कहते हुए वो हंसने लगी। चल झूठी, मैंने भी गुस्से से कहा। अरे पिट्टू की सौगंध भाई, हम थोड़ा मार दिया साले को परसों। मैंने गुस्से से कहा, मगर तुझे शर्म नहीं आती? सफेद चमड़ी वाले की जूतियां सहन करती है। मैंने एक सच्चे वतन परस्त की तरह जोश में आकर उसे लेक्चर दे डाला। उन लुटेरों ने हमारे मुल्क को कितना लूटा है तुझे पता है? सख्खूबाई इत्मीनान से बोली। अरे भाई क्या बात करता तुम, साहब साला कोई नहीं लूटा। ये जो मवाली लोग हैं ना, वो बेचारे को दिन रात लूटता। मेम साहब गया, पीछे सब कटलरी फटलरी बैरा लोग पार कर दिया। अक्खा पटूलन कोट है, इतना फर्स्ट क्लास जूता, सब खत्म। देखो चल के बंगले में कुछ नहीं छोड़ा। तुम कहता है चोर है साहब। हम बोलता हम नहीं होते तो 2 साल उसका बेटी काट के ले जाते ये लोग। मुझे उसकी दलील में तर्क तो लगा, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें इतना दर्द क्यों है सख्खूबाई? सख्खूबाई बोली, काय को नहीं होगा दर्द, वो हमारा मर्द है ना भाई। ये कहते हुए सख्खूबाई के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। मैंने फिर पूछा, और मेम साहब? सख्खूबाई फिर बोली, अरे मेम साहब पक्की छिना लो, लंदन में उसका बहुत यार है। यहां सख्खूबाई ने मोटी सी गाली देकर कहा, वही मरी रहती है, आती भी नहीं, पनाती है तो दिन रात साहब से खिट खिट, नौकर लोग से गिट गिट। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अब अंग्रेज हिंदुस्तान से जा रहे हैं, साहब भी चला जाएगा, मगर वो कतई नहीं समझी। बस यही कहती रही कि साहब चला जाएगा भाई, मगर उसे विलायत बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद कुछ सालों के लिए मुझे पूना में रहना पड़ा। इस अरसा में दुनिया बदल गई। फिर सचमुच अंग्रेज चले गए, मुल्क का बंटवारा हुआ, सफेद हाकिम पिटी हुई चाल चल गया और मुल्क खून की नहरों में नहा गया। जब बंबई वापस आई तो बंगले का हुलिया बदला हुआ था। साहब न जाने कहां चला गया था। बंगले में एक रिफ्यूजी खानदान आ बसा था। बाहर नौकरों के क्वार्टर में से एक में सख्खूबाई रहने लगी थी। फ्लोमिना खासी लंबी हो गई थी। पिट्टू और वो माहम के एक यतीम खाने में पढ़ने जाते थे। जैसे ही सख्खूबाई को मेरे आने की खबर लगी, वो फौरन ही हाथ में मूंगने की 2-4 फलियां लिए आधम की। कैसा है भाई? उसने रसमन मेरे घुटने दबाकर पूछा। तुम कैसा है? साहब कहाँ है तुम्हारा? चला गया ना लंदन? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं भाई। सख्खूबाई का मुंह सूख गया था। हम बोला भी जाने को पर नहीं गया, उसका नौकरी भी खलास हो गया, ऑर्डर भी आया पर नहीं गया। मैंने हैरत से पूछा, फिर कहाँ है? अस्पताल में। मुझे और हैरत हुई, क्यों, क्या हो गया? सख्खूबाई बोली, अरे भाई डॉक्टर लोग बोलता कि दारू बहुत पिया, इस कारण मस्तक फिर गया। उधर पागल साहब लोग का अस्पताल है, उच्चा एकदम फर्स्ट क्लास, उधर डाला उसको। मैंने पूछा, मगर वो तो वापस जाने वाला था ना?
कितना सब लोग बोला बाई, हम लोग बोला बाबा चले जाओ। ये कहते कहते सखू बाई रो पड़ी और रोते रोते बोली, पर नहीं, हमको बोला सखू डार्लिंग, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ना जाने सखू बाई को रोते देखकर मुझको क्या हो गया। मैं भूल गई कि साहब एक लुटेरी साम्राज्य कौम का फर्द है, जिसने फौज में भर्ती होकर मेरे मुल्क की गुलामी की जंजीरों को ज्यादा जकड़ बना दिया था, जिसने मेरे वतन के बच्चों पर गोलियां चलाई थी, निहत्थे लोगों पर मशीन गनों से आग बरसाई थी। वो ब्रिटिश साम्राज्य के उन घिनौने कलपुर्जों में था जिसने मेरे देश के जांबाजों का खून सड़कों पर बहाया था, सिर्फ इस कसूर में कि वो अपने हक मांगते थे, इज्जत से जीना चाहते थे। मगर मुझे उस वक्त कुछ याद ना रहा, सिवाय इसके कि सखूबाई का मर्द पागलखाने में भर्ती था। मुझे अपने इस तरह भावुक होने पर बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक कौम परस्त को जाबिर कौम के एक फर्द से कतई किसी तरह की हमदर्दी या लगाव नहीं महसूस करना चाहिए था। पर मैं ही नहीं, सभी भूल चुके थे। मोहल्ले के सारे लौंडे नीली आंखों वाली फिलोमिना पर बगैर ये सोचे समझे फिदा थी कि वो कीड़ा जिससे उसकी हस्ती अस्तित्व में आई सफेद था या काला। जब वो स्कूल से लौटती तो कितनी ही ठंडी सांसें उसके इंतजार में होती, कितनी ही निगाहें उसके पैरों तले बिछी थी। किसी लौंडे को उसके इस करते सिर धुनते वक्त किंचित याद न रहता कि ये उसी सफेद दरिंदे की लड़की है जिसने हरिनिवास के नाके पर 14 बरस के बच्चे को खून में डुबो कर मारा था, जिसने माहम चर्च के सामने निहत्थी औरतों पर गोलियां चलाई थी क्योंकि वो नारे लगा रही थी, जिसने चौपाटी के रेत में जवानों का खून निचोड़ा था और सेक्रेटेरिएट के सामने सूखे मारे लंगे भूखे लड़कों के जुलूस को मशीन गनों से दरहम बरहम कर दिया था। उन सारे मंजरों को सब भूल चुके थे। बस इतना याद था कि कुंदनी गालों और नीली आंखों वाली छोकरी की कमर में गजब की लचक है, मोटे मोटे गदराए हुए होठों के कंपन में मोती खिलते हैं। एक दिन सखूबाई झोली में प्रसाद लिए भागी भागी आई और खुशी से बोली, ए भाई, हमारा साहब आ गया। उसकी आवाज में लरज थी, आंखों में मोती चमक रहे थे। कितना प्यार था इस लफ्ज में, हमारा साहब। जिंदगी में एक बार किसी को पूरी जान का दम निचोड़ कर अपना कहने का मौका मिल जाए तो फिर जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाता है। मैंने पूछा, अच्छा हो गया? सुखुबाई अकड़ कर बोली, अरे भाई, पागल कब भी था वो, ऐसे ही साहब लोग पकड़ के ले गया था, भाग आया उधर से। वो राज बताने जैसे लहजे में बोली। मैं डर गई, एक तो हारा हुआ अंग्रेज ऊपर से पागल खाने से भागा हुआ। किसको रिपोर्ट करूं? बंबई के पुलिस के लफड़े में कौन पड़ता फिरे, हुआ करे पागल मेरी बला से। मुझे कौन सा उससे मेलजोल बढ़ाना है। लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला, मुझे मेलजोल बढ़ाना पड़ा। मेरे दिल में खुदबुद हो रही थी कि किसी तरह पूछूं कि जैक्सन इंग्लिस्तान अपने बीवी बच्चों के पास क्यों नहीं जाता। भला ऐसा भी कोई इंसान होगा जो जन्नत को छोड़कर यूं एक खोली में पड़ा रहे। और एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। कुछ दिन तक तो वो कोठरी से बाहर ही ना निकला, फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलकर चौखट पर बैठने लगा। वो सूख कर कलफ चढ़े कपड़े जैसा हो गया था। उसका रंग जो पहले बंदर के चेहरे जैसा लाल चुकंदर था, झुलस कर कत्थई हो गया था। बाल सफेद हो गए थे। चार खाने की लुंगी बांधे मैली बनियान चढ़ाए वो बिल्कुल हिंदुस्तान की गलियों में घूमते पुराने गोरखों के मानंद लगता था। उसकी नकली और असली आंख में फर्क मालूम होने लगा था। शीशा तो अब भी वैसा ही चमकदार झिलमिल था, अंग्रेज था, मगर असली आंख गंदली बेरौनक होकर जरा दब गई थी। अब तो ज्यादातर वो शीशे वाली आंख के बगैर ही घुमा करता था। एक दिन मैंने खिड़की से देखा तो वो जामुन के पेड़ के नीचे खड़ा खोए खोए अंदाज में कभी जमीन से कोई कंकर उठाता, उसे बच्चों की तरह देखकर मुस्कुराता, फिर पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और सिर हिलाने लगा। कैसी तबीयत है साहब? उत्सुकता ने उकसाया तो मैंने पूछ लिया। वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा है, अच्छा है। फिर मैंने बाहर जाकर इधर उधर की बातें शुरू की।
जल्दी ही वो मुझसे बातें करने में बेतकल्लुफी महसूस करने लगा। फिर एक दिन मैंने मौका पाकर कुरेदना शुरू कर दिया। कई दिन की कोशिशों के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो एक शरीफ जाति का नाजायज बेटा था। उसके नाना ने एक किसान को कुछ रुपये दे दिलाकर उसे पालने पोसने को राजी कर लिया था, मगर ये मामला इस सफाई से किया गया कि उस किसान को भी पता न चल सका कि वो किस खानदान का है। किसान बड़ा ही कुटिल था। उसके कई बेटे थे जो जैक्सन को तरह तरह से सताया करते थे। रोज पिटाई होती थी, मगर खाने को अच्छा मिलता था। उसने 12-13 बरस की उम्र से भागने की कोशिशें शुरू की। 3-4 साल की लगातार कोशिशों के बाद वो लुढ़कता पुढ़कता धक्के खाता लंदन पहुंचा। वहां उसने कई पेशे बारी बारी से इख्तियार किए, मगर इस अरसे में वो इतना ढीठ मक्कार और स्वच्छंद हो गया था कि 2 दिन से ज्यादा कोई नौकरी ना रहती उसके पास। वो शक्ल सूरत से रोबीला और खूबसूरत था, इस वजह से लड़कियों में काफी लोकप्रिय था। डॉर्थी यानी उसकी बीवी नकचढ़े खानदान की लड़की थी, उलार और ओछी भी थी। उसका बाप ऊंची पहुंच वाला शख्स था। जैक्सन ने सोचा, इस खाना बदोशी की जिंदगी में बड़े झंझट हैं, आए दिन पुलिस और कचहरी का वास्ता पड़ता है, क्यों ना डॉर्थी से शादी करके जिंदगी संवार ली जाए। पर डॉर्थी उसके बस के बाहर की थी, उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। वो ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने की आदी थी। उस वक्त जैक्सन की दोनों आंखें असली थी। ये तो जब वो डॉर्थी से लड़कर शराब खानों का हो रहा, वहां किसी से मारपीट में एक आंख जाती रही थी। तब तक उसकी सिर्फ बड़ी बेटी पैदा हुई थी। मैंने पूछा, हाँ तो तुमने डॉर्थी को कैसे घेर कर फांसा? जैक्सन मुस्कुराया और बोला, जब मेरी दोनों आंखें सलामत थी। किसी न किसी तरह डॉर्थी हत्थे चढ़ गई। कमबख्त कुंवारी भी नहीं थी, मगर ऐसे खेल रचाए कि बाप के नाना करते रहने के बावजूद शादी कर ली। बाप ने भी लड़की की मजबूरियों को समझ लिया और बीवी के रोज रोज के तकाजों से मजबूर होकर उसे हिंदुस्तान भिजवा दिया। ये वो दौर था जब हर निकम्मा अंग्रेज हिंदुस्तान के सर मढ़ दिया जाता था, भले ही वहां जूते गांठता हो, पर यहां आते ही साहब बन बैठता। जैक्सन ने हद कर दी। वो हिंदुस्तान में भी वैसा ही निकम्मा और लाउबाली साबित हुआ। सबसे बड़ी खराबी जो उसमें थी वो था उसका छिछोरापन। बजाय साहब बहादुरों की तरह रौब-दाब रहने के वो निहायत भोंडेपन से नीटो लोगों में घुल मिल जाता था। जब वो बस्ती के इलाके में जंगलात के महकमे में तैनात हुआ तो क्लब के बजाय ना जाने किन चंडू खानों में घूमता फिरता था। आसपास सिर्फ चंद अंग्रेजों के बंगले थे। बदकिस्मती से ज्यादातर लोग अधिक उम्र के संभ्रांत थे। सुनसान क्लब में जहां हिंदुस्तानियों और कुत्तों को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, ज्यादातर उल्लू बोला करते थे। सभी अफसरों की बीवियां अपने वतन में रहती थी। जब कभी किसी अफसर की बीवी हिंदुस्तान आ जाती तो वो उसे बजाय जंगल में लाने के स्वयं छुट्टी लेकर शिमला या नैनीताल चला जाता। फिर बीवी हिंदुस्तान की गिलाजत से आजिज होकर वापस चली जाती और उसका साहब ठंडी आहें भरता बीवी की हसीन यादें लिए लौट जाता। साहब लोग वैसे अपना काम नीटो औरतों से चला लिया करते थे। इस किस्म के ताल्लुकात से किसी का नुकसान नहीं होता था, हिसाब भी सस्ता रहता था। हिंदुस्तान का भी फायदा था इसमें। एक तो उनसे पैदा होने वाली औलाद खासी गोरी हुआ करती थी और कभी काली भी। दूसरा यह कि उसके बारसूख बाप उसके लिए अनाथालय और स्कूल खुलवा दिया करते थे सरकारी खर्चे पर, और उनकी दूसरे हिंदुस्तानियों के मुकाबले बेहतर शिक्षा दीक्षा होती थी। ये एंग्लो इंडियन गोरी शक्ल वाला वर्ग अंग्रेजों से बस दूसरे नंबर पर था। लड़के रेलवे, जंगलात और नेवी में बड़ी आसानी से खप जाते थे। इनकी मामूली शक्ल वाली लड़कियों को भी सुंदर हिंदुस्तानी लड़कियों से बेहतर नौकरियां मिल जाती और वो स्कूल, ऑफिसों और अस्पतालों की रौनक बढ़ाती। जो ज्यादा हसीन होती वो बड़े बड़े शहरों के पश्चिम ग्रस्त ब्यूटी मार्केट में बड़ी सफल साबित होती थी। जैक्सन साहब जब हिंदुस्तान आया तो उसमें काने शख्स की तमाम बुराइयां कसरत से मौजूद थीं। कानेपन के बाद शराब उसके व्यक्तित्व की दूसरी पहचान थी। हर जगह उसकी किसी न किसी से ठन जाती और उसका तबादला हो जाता। जंगलात से हटाकर उसे पुलिस में भेज दिया गया, जिसका उसे बहुत मलाल था।
क्योंकि वहां एक पहाड़न पर उसका बुरी तरह से दिल आ गया था। जबलपुर पहुंचकर वो उसे जरूर बुलवा लेता, लेकिन वहां उसे एक नटनी से प्रेम हो गया। ऐसा जोरदार इश्क कि उसकी बीवी सारी छुट्टियां नैनीताल में गुजार कर वापस चली गई और वो ना गया। काम की अधिकता का बहाना करता रहा, छुट्टी ना मिलने का रोना रोता रहा। मगर डॉर्थी के डैडी के कितने ही दोस्त थे जिनके दबाव में उसे जबरदस्ती छुट्टी दिलवाई गई, लेकिन जब वो नैनीताल पहुंचा तो उसका वहां दिल ना लगा। एक तो डॉर्थी उसकी जुदाई से में उस पर बेतरह आशिक हो गई थी और चाहती थी दोबारा हनीमून मनाया जाए। दूसरी तरफ उसे जैक्सन की प्रेम पद्धति से बड़ी घबराहट होती थी। वो इतने दिन हिंदुस्तान में रहकर एकदम अजनबी हो चुका था। पहाड़पन और नटनी दोनों ने हिंदुस्तानी पतिव्रता पत्नियों की तरह खिदमत करके उसका दिमाग खराब कर दिया था। साल में सिर्फ 2 महीने आने वाली बीवी भी अब बिल्कुल अजनबी हो गई थी। फिर उसके सामने जैक्सन को कई बंधन मानने पड़ते थे। एक दिन नशे में उसने अपनी बीवी से भी पहाड़न और नटनी के अंदाज में प्यार करने की इच्छा प्रकट कर दी। वो ऐसा भड़की कि जैक्सन के छक्के ही छूट गए। उसने बहुत जिरा की कि कहीं तुम भी दूसरे बेगैरत और नीच अंग्रेजों की तरह लोकल औरतों से मेलजोल तो नहीं बढ़ाने लगे हो। इस बात पर जैक्सन ने कस्में खाई और डॉर्थी को इतना प्यार किया कि वो उसके नेक चलने की कायल हो गई। उसे बड़ा तरस आया और वो उसे बड़े प्यार से जबलपुर ले आया। मगर वहां की मक्खियां और गर्मियों से बौखला कर डॉर्थी पागलों के जैसी हो गई। और तो सब वो झेल भी जाती, मगर जब उसके बाथरूम में 2 मुंहा सांप निकला तो वो उसी वक्त सामान बांधने लगी। जैक्सन ने बहुत समझाया कि ये सांप नहीं है और काटता भी नहीं, लेकिन उसने एक ना सुनी और दूसरे दिन दिल्ली चली गई। वहां से उसने जोर लगाकर उसका ट्रांसफर बंबई करवा दिया। ये उस जमाने की बात है जब दूसरी जंग शुरू हो चुकी थी। नटनी की जुदाई और डॉर्थी का बंबई में स्थायी डेरा उसकी आत्मा को दीमक बनकर चाट रहा था। सखूबाई बच्चों की आया की मदद के लिए रखी गई थी, मगर जब बारिश से आजिज आकर डॉर्थी बच्चों समेत इंग्लैंड गई तो जैक्सन की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी। उफ, किस कदर उलझी हुई दास्तान थी साहब की, क्योंकि सखूबाई गणपत हेड बैरे की रखेल थी। वो उसे पवनपुले से फुसला कर लाया था। वैसे बीवी बच्चों वाला आदमी था। बोझ से बचने के लिए उसे बतौर असिस्टेंट के बच्चों की आया के नीचे रखवा दिया था। सखूबाई अपनी इस नौकरी से, जिसमें फर्श पर पोछा लगाने, बर्तन धोने के अलावा गणपत को खुश करना भी शामिल था, काफी संतुष्ट थी। गणपत उसे कभी अपने दोस्त को भी उस पर कृपा करने या कर्ज के बदले दे दिया करता, लेकिन बड़ी चालाकी से, ताकि सखूबाई उखड़ने ना पाए। वो पीने से तो पहले से ही कुछ वाकिफ थी। गणपत की सोहबत में बाकायदगी से रोज ठर्रा चढ़ाने लगी थी। अब जैक्सन भी कभी कभी उसके मजे लेने लगा। फिर वो अक्सर मेम साहब की एवजी भुगतने लगी। इस तरह उसे गणपत के चक्कर से छुट्टी मिल गई। वो उल्टा उसकी सारी पगार ऐंठ लिया करता था। उन्हीं दिनों गणपत आर्मी में हेड बैरे की हैसियत से मिडिल ईस्ट चला गया और सखूबाई हमेशा के लिए मेम साहब की जगह जम गई। बस जब मेम साहब छुट्टियों में आती तो वो वक्ती तौर पर अपनी खोली में ट्रांसफर हो जाती, और जब वो अपनी कूकदार आवाज में आया कहती तो वो फौरन सब काम छोड़ छाड़ कर यस मेम साहब कहकर लपकती। यूं तो मेम साहब कहना सीख कर उसने अपने को अंग्रेजी ना समझने लगी थी। अंग्रेजी भाषा में यस, नो, डैम फूल, सॉरी के अलावा और है ही क्या। हाकिमों के इन चंद लफ्जों में ही काम निकल जाता था। चौड़े भारी भरकम साहित्यिक जुमलों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तांगे के घोड़े की टक टक और चाबुक की चमक ही काफी होती है। मगर सखूबाई को यह नहीं मालूम था कि अंग्रेज की गाड़ी में जुता हुआ मरियल घोड़ा क्षुब्ध होकर गाड़ी पलट चुका था और अब उसकी लगामें दूसरे हाथ में थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। वो खुद, उसके 2 बच्चे और उसका मर्द। जब मेम साहब हिंदुस्तान आया करती थी तब भी सखू बड़ी उदारता से एवजी छोड़कर फिर नैन्सी के हाथ के नीचे काम करने लगती। उसे मेम साहब से किसी भी तरह की जलन नहीं थी। मेम साहब वेस्टर्न ब्यूटी का नमूना हो तो हो, हिंदुस्तानी सौंदर्य के पैमाने पर उसे तौला जाता तो उसे अंडे जैसा शून्य मिलता। बस उसकी त्वचा खुरचे हुए सलजम की तरह कच्ची कच्ची थी, जैसे उसे पूरी तरह पकने से पहले उखाड़ दिया गया हो, या उसे ठंडी बेजान कब्र में बरसों दफन करने के बाद निकाला हो।
उसके छिद्रे मैली चांदी के रंग के बाल बिल्कुल बुढ़िया के बालों की तरह लगते थे। इसलिए सखुबाई के तबके के लोग उसे बुढ़िया समझते थे, या फिर सूरजमुखी, जिसे हिंदुस्तान में बड़ा दयनीय समझा जाता था। जब वो मुंह धोए हुए होती तो उसकी पेंसिल से बनवाई हुई भवें गायब होती। चेहरा ऐसा मालूम होता गोया किसी ने तस्वीर को सब सस्ते रबर से रगड़ दिया हो। फिर डॉर्थी ठंडी थी, अजनबी थी। जैक्सन का वजूद उसके लिए घिनौनी गाली थी। वो अपने आप को निहायत बदनसीब और सताई हुई समझती थी, और शादी को नाकाम बनाने में वो काफी हद तक सही थी। भले जैक्सन कितने ही बुलंद ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाता, वो उस पर गर्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये सारे ओहदे खुद उसके बाप के दिलवाए हुए थे। जो किसी भी अहमक को दिलवाए जाते तो वह आसमान को छू लेता। इसके विपरीत सखुबाई अपनी थी, गर्मा गर्म थी। उसने पवन पुले के अलाव की तरह भड़क कर जाने कितनों के हाथ तापने का सामान किया था। वो गणपत की रखेल थी, जो अपनी पुरानी कमीज की तरह उसे दोस्तों को उधार दे दिया करता था। सुखी के लिए जैक्सन साहब देवता था, शराफत का अवतार था। उसके और गणपत के प्यार करने के तरीके में कितना फर्क था। गणपत तो उसे मुंह का मजा बदलने के लिए चबा चबा कर थूकता, और साहब एक लाचार जरूरतमंद की तरह उसे अमृत समझता। उसके प्यार में एक बच्चे जैसी लाचारी थी। जब अंग्रेज अपना टाट प्लान लेकर चले गए तब वो नहीं गया। डॉर्थी ने उसे बुलाने के सारे जतन कर डाले, धमकियां दी, मगर उसने इस्तीफा दे दिया और नहीं गया। साहब, तुम्हें अपने बच्चे भी याद नहीं आते? मैंने एक दिन उससे पूछा। वो बोले, बहुत याद आते हैं। फिल्लू शाम को देर से आती है और पीटू लौंडों के साथ खेलने चला जाता है। मैं चाहता हूं वो कभी मेरे पास बैठे। वो इधर उधर की उड़ाने लगा। मैंने पूछा, पीटू और फिलोमेना की बात नहीं कर रही हूं मैं, एलेक्जेंडर और लीजा, उनकी याद नहीं आती? उसने हंसकर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, नहीं आती। पिल्ले तो कुतिया के मानूस होते हैं, उस कुत्ते को नहीं पहचानते जो उसके वजूद में साझेदार होता है। उसने अपनी असली आंख मार कर कहा, यह जाता क्यों नहीं, यहां पड़ा पड़ा सड़ रहा है। ये मैं मन ही मन सोचती। मुझे ही नहीं, आसपास के सभी लोगों को बेचैनी सी होती थी। जबकि कुछ लोग ख्याल जाहिर करते, अरे ये तो जासूस है, उसे जानबूझकर यहां रखा गया है ताकि ये अंग्रेज हमारे मुल्क में दोबारा ब्रितानी राज लाने की कोशिश करें। गली के लौंडे जब कभी वो दिखाई देता तो पूछते, ए साहब, विलायत कब जाएगा? ए साहब, क्विट इंडिया काहे को नहीं करता? हिंदुस्तान छोड़ दो साहब। अंग्रेज छोरा चला गया, वो गोरा गोरा चला गया, फिर तुम काहे को नहीं जाता साहब? सड़क पर आवारा घूमने वाले लौंडे उसके पीछे पीछे ढेरी लगाते, आवाजें कसते, जाएगा जाएगा बाबा। वो सिर हिलाकर मुस्कुराता और अपनी खोली में चला जाता। तब मुझे उसके ऊपर बड़ा तरस आता। कहाँ हैं दुनिया के रखवाले जो हर कमजोर मुल्क को तहजीब सिखाते फिरते हैं, नंगों को पैंटे फ्रॉके पहनाते फिरते हैं, अपने को सफेद खून की श्रेष्ठता का ढोल पीटते हैं। उनका ही खून जैक्सन के रूप में कितना नंगा हो चुका है, मगर उसे मिशनरी ढांकने नहीं आता। और जब गली के लफंगे तक हार के चले जाते तो वो अपनी खोली के सामने बैठकर बीड़ी पिया करता। उसकी इकलौती असली आंख दूर क्षितिज तक उस मुल्क की सरहदों की तलाश करती जहां ना कोई गोरा है ना काला, ना कोई जबरदस्ती जा सकता है ना आ सकता है, और ना वहां बदकार माएं अपने नाजायज बच्चों की तेरी मेरी चौखट पर जनकर खुद अपनी संभ्रांत दुनिया आबाद कर लेती है। सखुबाई आसपास के घरों में महरी का काम करती, अच्छा खासा कमा लेती। इसके अलावा वो बांस की डलियां, मेज, कुर्सियां वगैरह भी बना लेती थी। इस धंधे से भी कुछ आमदनी हो जाती। जैक्सन भी अगर नशे में ना होता तो उल्टी सीधी बेपेंदे की टोकरियां बनाया करता। शाम को सखुबाई उसके लिए एक ठर्रे का अद्धा ला देती, जिसे वो फौरन चढ़ा जाता और फिर उससे लड़ने लगता। एक रात उसने जाने कहां से ठर्रे की पूरी बोतल हासिल कर ली और सारी रात पीता रहा। रात के आखिरी पहर में वही खोली के आगे पड़कर सो गया। फ्लोमिना और पिट्टू उसके ऊपर से फलांग कर स्कूल चले गए। सखुबाई भी थोड़ी देर तक उसको गालियां देकर चली गई।
दोपहर तक वो वहीं पड़ा रहा। शाम को जब बच्चे आए तो वो दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसे जोर का बुखार था जो दूसरे दिन बढ़कर सरशाम की सूरत इख्तियार कर गया। सरशाम का अर्थ है दिमागी बुखार। सारी रात वो ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा, ना जाने किसे किसे याद करता रहा। शायद अपनी मां को, जिसे उसने कभी नहीं देखा था, जो शायद इस वक्त किसी शानदार गैदरिंग में नैतिक सुधार का भाषण दे रही होगी। या शायद उसे वो बाप याद आ रहा हो जिसने नस्ल चलाने वाले सांड की सेवाएं लेने के बाद उसे अपने जिस्म से बही हुई गिलाजत से ज्यादा अहमियत नहीं दी, और जो इस वक्त किसी और गुलाम देश में बैठा अपनी कौम का साम्राज्य कायम रखने के मंसूबे बना रहा होगा। या फिर डॉर्थी के उलाहना भरे एहसान याद आ रहे हों, जो बेरहम किसान के हंटरों की तरह सारी उम्र उसकी संवेदना पर बरसते रहे। या शायद वो गोलियां जो उसकी मशीन गन से बेगुनाहों के सीने को पार कर हुई हैं और आज पलटकर उसकी रूह को डस रही थी। वो रात भर बड़बड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, सर पटकता रहा, सीने को धौंकनी चलती रही, सीने में धौंकनी सी चलती रही। दरो दीवार ने पुकार पुकार कर कहा, मेरा कोई मुल्क नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई रंग नहीं। मेरा मुल्क और नस्ल सखुबाई है जिसने मुझे बेपनाह प्यार दिया, क्योंकि वो भी तो अपने देश में बेवतन है, बिल्कुल मेरी तरह, उन करोड़ों इंसानों की तरह जो दुनिया के हर कोने में पैदा होते हैं। ना उसके जन्म पर सहनाइयां बजती हैं और ना उनकी मौत पर मातम होते हैं। पौ फट रही थी, मिलों की चिमनियां धुआं उगल रही थी और मजदूरों की कतारों को निगल रही थी। थकी हारी रंडियां अपने रात भर के खरीदारों के चंगुल से पिंड छुड़ाकर उन्हें रुखसत कर रही थी। हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया। कटाक्ष और घृणा की डूबी आवाजें उसके जहन पर हथौड़ों की तरफ पड़ रही थी। उसने एक बार हसरत से अपनी औरत की तरफ देखा जो वहीं पट्टी पर सर रखकर सो गई थी। फ्लोमिना रसोई के दरवाजे पर टाट के पर्दों पर सो रही थी। पीटू उसकी कमर में मुंह घुसाए पड़ा था। कलेजे में एक हुक सी उठी और उसकी असली आंख से एक आंसू टपक कर मैली दरी में जज्ब हो गया। बरतानवी राज की मिटती हुई निशानी एरिक विलियम जैक्सन ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी हिंदुस्तान छोड़ दो। जल्दी ही मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक आप किस्सा कहानी चैनल से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।